Assalamu alaikum. Welcome to lecture 10 and today we will discuss about biomass. Biomass energy कहते हैं या फिर इसको simply bio energy कहते हैं. So today we will discuss about this. So what is biomass? Biomass is just energy we recovered from animal and plant waste. So we will discuss this in detail. So definition: biomass refers to organic material that is used for production of energy. The energy production process is referred to as bioenergy. So biomass is primarily found in the form of living or semi-living plants and biological waste from industrial and home use. So biomass is referred to as organic material that is used for production of electricity. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए या एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं. सो ये कहाँ से आता है? जब आप इंडस्ट्रियल यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है और उसके वेस्ट भी होते हैं. सो उनके वेस्ट जब एक जगह एक्यूमुलेट होते हैं, एक जगह जमा हो जाता है, सो कुछ गैसेस रिमूव हो जाता है. उस गैसेस को आप रीयूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सो और फर्दर ये कहाँ से आता है कि होम अप्लायंस, होम यूज़ के लिए जब आप बहुत सारे सब्जियां और बहुत सारी और भी चीज़ें जब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप यूज़ करते हैं तो उसके कुछ वेस्ट भी होते हैं. उसको वेस्ट को आप एक जगह फेंक देते हैं तो वहाँ से कुछ गैसेस जनरेट हो जाता है. उस गैस को एक्यूमुलेट करके एक जगह पे करके एंड इसको सोर्स ऑफ एनर्जी को एक की तरीके से यूज़ करना, दैट इज़ बायोमास. So due to the breadth of the term, the physical composition of biomass is inconsistent but generally includes water, carbon and organic volatiles. So there are बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जो अराउंड 90 to 80% क्या है कि कार्बन, वाटर एंड ऑर्गेनिक वॉलेटाइल्स होते हैं. सो ज़्यादातर ये क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल इसको हम कहते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर कार्बन मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है. सो फर्दर इसके अंदर वाटर यानी H2O एंड फर्दर ऑर्गेनिक वॉलेटाइल लाइक मीथेन एंड दिस टाइप ऑफ गैसेस आल्सो प्रेजेंट होते हैं. सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, for the production of energy from biomass, the term feedstock is used to refer whatever type of organic material will be used to produce form of energy. The feedstock must be converted to usable energy from through one of the many process. So there is one equation given here. So equation यहाँ पे दिया हुआ है, feedstock plus process इक्वल टू यूजेबल एनर्जी फॉर्म. सो एक टर्म यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें हम यूज़ करते हैं, आपको देखने को मिलेगा आगे हमारी स्लाइड्स में. सो दिस इज़ द फीड स्टॉक, यानी कि वट एवर जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट एनर्जी, या फिर बायोमास में आप जो भी इनपुट यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपने वेस्ट यूज़ किया, आपने प्लांट का वेस्ट यूज़ किया, या आपने कचरा यूज़ किया, या फिर आपने कोई प्लांट यूज़ किया, तो उसको हम कहते हैं फीड स्टॉक. सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम बायोमास, द टर्म फीड स्टॉक इज रिफर टू वट एवर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विल बी यूज टू प्रोड्यूस द फॉर्म ऑफ एनर्जी. कोई से भी ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं एज ए इनपुट, सो इसको हम फीड स्टॉक कहते हैं. सो फीड स्टॉक को जब प्रोसेस करते हैं तो आपके पास एनर्जी मिल जाती है. सो दिस इक्वेशन टेल्स दैट जब फीड स्टॉक को जब प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस आप देखेंगे कोई 4-5 टाइप के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, लाइक पायरोलाइसिस है, फर्मेंटेशन है एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स, कंबशन भी है. सो इसको जब हम प्रोसेस करते हैं फीड स्टॉक को, तो आपके पास एनर्जी मिल जाती है. So concluding this slide, what is biomass? Biomass is an organic material that is used to use for production of energy. So biomass कहाँ से आता है? Biological waste from industrial and home use. And what are the ingredient used in what are the ingredient in the biomass, biogas? सो कार्बन एंड वाटर होते हैं मोस्टली, बस इसमें ऑल्सो ऑर्गेनिक वोलेटाइल्स होते हैं मेजरली. सो एक और भी टर्म यूज़ करते हैं फीड स्टॉक. फीड स्टॉक को हम इसलिए यूज़ करते हैं जो भी इनपुट होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो भी होता है उसको हम कहते हैं फीड स्टॉक. सो फीड स्टॉक को जब प्रोसेस कर, सो द बैकग्राउंड,
So prior to the industrial revolution, uh, biomass biomass was the primary source of energy. Biomass makes up only the small percentage of world total energy use. So although इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन इसको यूज़ को जो है ना वो बहुत ही कम किया जाता है. सो द प्रायर टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब तक नहीं आता है, लाइक 1800 या फिर 1750 को हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं. सो बायोमास वॉज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. तब जो है ना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हम बायोमास बोल देते थे, लेकिन बायोमास नो मेक्स अप टू स्मॉल परसेंटेज. लेकिन जब से ये और भी रिन्यूएबल एनर्जीज आ गई, सोलर आ गया और आपके पास विंड एनर्जीज आ गई, तो इसकी यूसेज कम होने लगी आहिस्ता आहिस्ता. ऑल्दो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके यूसेज बहुत कम होने लगे. लेकिन अभी करंटली अगर हम बात करें तो बहुत ही कम परसेंटेज में यूज़ करते हैं. हाउएवर approximately 2.5 billion people it remained the primary source of energy for cooking and heating. So further आप जो हीटिंग और कुकिंग के लिए जो आप लकड़ी यूज़ करते हैं, जो आप गैस यूज़ करते हैं, दैट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ बायो एनर्जी. सो 2.5 बिलियन पीपल स्टिल आप इसमें बायो एनर्जी को यूज़ करते हैं. सो कुकिंग और हीटिंग के लिए जो आप लकड़ी जला के जो हीट करते हैं और कुकिंग करते हैं, सो दैट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ बायो एनर्जी. सो फर्दर ये हो रहा है. The use of biomass is highly contextual and to the region in which it is used. Availability of resources, availability of technology, and economic viability are all drivers of biomass. So biomass जो है ना वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है availability of resources. आपके पास इधर फीड स्टॉक है कि नहीं, आपके पास जो इनपुट करने के लिए जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई अवेलेबल जो वेस्ट है वो है कि नहीं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं, टेक्नोलॉजी इस पर डिपेंड करता है. जो बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, वो आपके पास है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है. ऑन इकोनॉमिक वायबिलिटी. सो वैसे बात है कि इकोनॉमिक्स पे भी डिपेंड करता है. सो फर्दर द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट आर हाईली कंस्ट्रक्चुअल डिपेंडिंग ऑन द technology and feedstock used. While some biomass process such as waste to energy and touted of their lower carbon emission, some processes such as combustion release carbon dioxide and particular metal that is significant concern to human health. So इसके अलावा इसके नुकसानात भी हैं. सो इसके अलावा जब आप इसकी जब बायोमास की बायो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है, तो इसमें से कुछ कंटेमिनेटेड गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है. सो अब ये गैस है तो ह्यूमन आई से नज़र नहीं आ रहा होता, सो आप जब इनहेल करते हैं तो आपको इफ़ेक्ट हो जाता है. सो दिस इज़ द अनदर डिसएडवांटेज. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले यानी कि 1800 या फिर 1750 से पहले जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे बायोमास. लेकिन जब से ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जीज दुनिया में आ गई है, तो इसकी यूसेज बहुत ही कम हो गई है. सो करंटली राइट नाउ इसकी यूसेज बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर रिन्यूएबल एनर्जीज. सो हाउएवर लेकिन स्टिल ये हीटिंग और कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो अराउंड 2.5 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड कुकिंग और हीटिंग के लिए स्टिल लकड़ी यूज़ करते हैं. सो डेट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ जो कंबशन है, तो अनदर फॉर्म ऑफ बायो एनर्जी है ये. सो बायो एनर्जी डिपेंड करता है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी, उस पर डिपेंड करता है. सो फर्दर इसके अंदर ह्यूमन हैज़र्ड्स भी है. जब आप बायो एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होती है जिसके अंदर से कोई जहरीले गैस भी निकल सकता है, सो विच विल इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ. सो दिस इज़ द further the world most energy poor people and regions still rely on biomass for majority of their energy needs. Further there are large portion in the world, बहुत ज़्यादा पोर्शन इन द वर्ल्ड है वहाँ पे एनर्जी पुअर पीपल, जहाँ पे यूजेस ऑफ एनर्जी कम होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, या फिर कोई वहाँ पे कोई इतनी अवेयरनेस है नहीं टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोमास स्टिल यूज़ हो रही है.
and majority of energy needs. The lack of appropriate ventilation mechanism in burning biogas is the major health concern and contribute to short life expectancies in a much of developing. So although ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन डेवलपिंग वर्ल्ड, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है नहीं, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोमास को यूज़ करते हैं. सो दैट्स वाई वहाँ पे क्या हो रहा है कि बायोमास को यूज़ करते हैं. दैट्स वाई क्या हो रहा है कि वहाँ पे ह्यूमन हेल्थ कंसर्न जो है वो बहुत ज़्यादा है. सो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ नहीं होने की वजह से ऑब्वियसली जब आप बायोमास यूज़ करते हैं स्टिल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सो उसके जो रिज़ल्ट में उसके जो बाय प्रोडक्ट्स में जो गैसेस, जो जहरीले गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जो आप ह्यूमन इनहेल करते हैं, सो वो जो है वो आपके पास ह्यूमन हेल्थ के लिए कंसर्न है. कंसर्न एसोसिएटेड विद बायोमास गो बियॉन्ड ह्यूमन हेल्थ डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ बायोमास यूज. Deforestation, cropland degradation due to diverting agriculture residues, and land use alteration can all be relevant issues. So although ये जिस तरह बताया कि जिस तरह ये बायोमास की डेफिनेशन ही यही है कि ह्यूमन एंड प्लांट के जो वेस्ट को हम यूज़ करते हैं एज ए इनपुट, एज ए फीड स्टॉक. सो इसकी प्रोडक्शन जब बहुत ज़्यादा होती है तो इसका मतलब डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होती है. सो इसके जो फीड स्टॉक को यूज़ करने के लिए डिफॉरेस्ट किया जाता है, प्लांट को बरीड किया जाता है ताकि वहाँ से गैस निकल सके, उसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकें. सो दिस में लीड टू डिफॉरेस्टेशन ऑन cropland degradation due to diverting agriculture residues. So this is the main issues. So कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, इसके अंदर ये है कि एनर्जी पुअर पीपल जो हम इस बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के एक हिस्से में बहुत ज़्यादा तौर पर इसको यूज़ किया जाता है. सो उसके रिज़ल्ट में वहाँ पे इतनी अवेयरनेस है नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, तो वेंटिलेशन एंड मैकेनिज़्म इतनी अच्छी है नहीं होने की वजह से ह्यूमन हेल्थ को बहुत कंसर्न है जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है. सो बायोमास की जो बेसिक जो सोर्स है वो ये है कि प्लांट और एनिमल वेस्ट. सो प्लांट और एनिमल वेस्ट को गैदर करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए, अचीव करने के लिए डिफॉरेस्टेशन हो सकती है. सो डिफॉरेस्टेशन यानी कि दरख्त और जो डिफरेंट डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहाँ पे प्लांट को और उसको बरीड किया जाता है एंड देन दिस विल बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. So this is the another issue. Okay जी, there are some biomass बहुत common processes हैं जो कि बायोमास में हम बायोमास प्रोडक्शन के लिए, बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं. So there are different and some famous आपके पास processes है. कंबशन सिंपल है कि जब आप कोई लकड़ी जलाते हैं, कोई ऐसी कोई चीज़ जलाते हैं जो कि जल सकता हो, और फ्लेम जो आप फ्लेम की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ द कंबशन, दैट इज़ द बायोमास. गैसिफिकेशन है, इसी तरह पायरोलाइसिस है, एनारोबिक या फिर बायोडाइजेशन एंड फर्मेंटेशन. सो इन सारे प्रोसेसेस को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कंबशन, व्हाट इज़ गैसिफिकेशन, व्हाट इज़ पायरोलाइसिस, व्हाट इज़ बायोडाइजेशन एंड व्हाट इज़ फर्मेंटेशन. सो ये बायोमास के आप याद रखिएगा कि बायोमास के टाइप्स नहीं है ये. देयर आर सम अप्रोचेस, देयर आर सम टेक्निक्स टू अचीव द बायोमास, बायो एनर्जी. सो दीज आर द टेक्निक्स वेयर वी. सो फर्स्ट इज़ कंबशन. So the process by which flammable material are burned in the presence of air or oxygen to release heat. It is the simplest method by which biomass can be used for energy. In its simplest form, combustion is used for space heating, that is fire for warmth, but also can be used to heat steam for electricity generation. So combustion बहुत ही सिंपल है. जस्ट सिंपल जो आपने कंबशन सुना हुआ है
कंबशन की डेफिनेशन सुनी हुई वही है, जब आप कोई फ्लेमेबल मटेरियल्स, जब आप कोई लकड़ी है, कोई और कागज़ है, कोई और भी चीज़ है, उसको आप बर्न करते हैं, उसको आप जलाते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर ऑलरेडी आपके पास मौजूद होता है एटमॉस्फेयर में। सो कुछ हीट रिलीज होते हैं, तो आप कुछ हीट रिलीज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि कंबशन। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बाय विच बायोमास कैन बी यूज फॉर एनर्जी। सो बहुत ही सिंपल फॉर्म है। आपने क्या किया कि आपने सिंपली आपने ये फ्लेमेबल मटेरियल यूज़ किया, लकड़ी यूज़ की, विच इज़ वुड यूज़ किया। वुड को आपने जलाने के बाद जो फ्लेम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस फ्लेम, बिकॉज ऑफ दिस आप हीट जनरेट हो रहा है। दिस अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड बायोमास एनर्जी। इन इट्स बेसिक फॉर्म कंबशन कैन बी यूज फॉर स्पेस हीटिंग। सो बहुत ही बेसिक है कि ये क्यों करते हैं, कंबशन क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर वार्म के लिए यूज़ करते हैं, बट आल्सो लेकिन इसकी यूसेज ये भी है कि स्टीम की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एंड स्टीम की प्रोडक्शन जब हो गई तो इसका मतलब आपको पता है कि स्टीम जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं कि टरबाइन के ब्लेड्स को मूव करने के लिए, टरबाइन को मूव करने के लिए आप यूज़ करते हैं। सो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी कंबशन यूज़ करते हैं। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, व्हाट इज़ कंबशन? कंबशन इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बायोमास एनर्जी, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि आप फ्लेमेबल मटेरियल को आप बर्न करते हैं, आप उसको जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन ऑक्सीजन, इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आप क्या करते हैं कि हीट रिलीज हो जाता है, एंड दैट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इज कॉल्ड बाय एनर्जी। सो बहुत ही सिंपल फॉर्म में इसको क्या करते हैं कि इसको आप चीज़ों को गर्म करने के लिए, कमरे को, रूम को गर्म करने के लिए या फिर वार्म करने के लिए एटमॉस्फेयर को यूज़ करते हैं। बट ये जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? जब आप लकड़ी जलाते हैं, उसके अंदर से फ्लेम यूज़ करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि इसको आप स्टीम की जनरेशन के लिए, स्टीम वाटर को हीट करने के बाद स्टीम प्रोड्यूस होती है, तो स्टीम की जनरेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास स्टीम जनरेट होता है तो आपको पता है कि आप स्टीम को आप यूज़ कर सकते हैं एज आप टरबाइन को मूव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो टरबाइन जब मूव हो जाता है तो आपके पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। Now gasification. What is gasification? Gasification is the conversion of biomass into combustible gas mixture referred to as producers such as carbon monoxide, hydrogen and methane gas or syngas that can be used to produce electricity and other valuable products such as chemicals, fuels and fertilizers. This is achieved by reacting the material at high temperature without combustion with a controlled amount of oxygen or steam. The gasification process uses heat, pressure and partial combustion to create syngas, which can then be used in place of natural gas. So what is gasification? Gasification में क्या होता है कि सिंपल फीड स्टॉक होता है, उसको आप एक चैम्बर में जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, सो चैम्बर में आप इंट्रोड्यूस करते हैं। सो चैम्बर में होता क्या है कि गैसिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ बायोमास इनटू कंबस्टिबल गैस मिक्सचर रेफर्ड टू प्रोड्यूसर गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन गैस। सो इसके अंदर मीथेन गैस या फिर इसको आप सिंपली कह सकते हैं कि सिंग गैस यानी कि सिंग गैस प्रोड्यूस होते हैं। तो सिंग गैस को आप लेटर आप यूज़ कर सकते हैं कि सच एज केमिकल्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, एंड फर्टिलाइज़र, जो कि वही काम करेगा जो कि नेचुरल गैस जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो फ्यूल्स के तौर पर आप किसी चीज़ को हीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, केमिकल्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं।
फर्दर इसमें क्या बताया हुआ है कि दिस इज़ अचीव्ड बाय रिएक्टिंग द मटेरियल एट हाई टेम्परेचर। इसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, अबव 700 डिग्री सेंटीग्रेड, विदाउट कम्बशन विद ए कंट्रोल इन्वायरमेंट। एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें कम्बशन नहीं होता है, विदाउट कम्बशन, ठीक है जी। इसमें कम्बशन नहीं होता, इसमें ऑल्दो यहाँ पे हीट जो है ना वो 700 से अबव है, लेकिन इसमें कम्बशन नहीं हो रही होती, इसमें कोई जल नहीं रहा होता। बट क्या होता है कि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में जब एक प्रोसेस करते हैं और हीट टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, सो क्या होता है कि इसके अंदर ये सिंक गैस, दीज गैसेस जो है ना वो रिमूव हो जाता है। उस गैस को एक्यूमुलेट करके आप यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। So the gasification process uses heat, pressure and partial combustion to create syngas, which can then be used in place of natural gas. So concluding this slide, what is gasification? Gasification में क्या होता है कि without combustion आप फीड स्टॉक को आप इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं एंड विथ हाई टेम्परेचर उसको इसके अंदर कुछ टाइम के लिए रखा जाता है। सो तीन डिफरेंट टाइप के गैस प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन गैस। सो उसको हम सिंक गैस भी कहते हैं। दिस सिंक गैस इज लेटर यू कैन यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज ए नेचुरल गैस के तौर पर आप इसको यूज़ करते हैं। Okay जी, next is pyrolysis. So what is pyrolysis? Pyrolysis is the process of chemically decomposing organic material at elevated temperature in the absence of oxygen. So okay, ये याद रखिएगा, in the absence of oxygen. In the absence of oxygen, ये गैसिफिकेशन में क्या हो रहा था कि आप क्या कर रहे थे कि आप हीट कर रहे थे एट हाई टेम्परेचर, एंड हाई टेम्परेचर हीट करने के बाद कोई तीन जो गैसेस जो प्रोड्यूस हो रहे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन गैस, उसको आप एज ए सोर्स ऑफ एज ए नेचुरल गैस, एज ए सोर्स ऑफ नेचुरल गैस आप यूज़ कर रहे थे, एज अल्टरनेटिव ऑफ नेचुरल गैस आप यूज़ कर रहे थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द हीटिंग पर्पस आप यूज़ कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा था कि इसमें आप ये याद रखिए कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप केमिकली डिकम्पोज करते हैं, chemically decomposed organic material at elevated temperature. In the absence of oxygen, the process typically occurs at elevated temperature above 430, and under pressure it simultaneously involves the change of physical phase and chemical composition, and it is irreversible. So इसमें this is the chamber. इसमें क्या होता है कि फीड स्टॉक आप इंटर करते हैं। सो फीड स्टॉक इंटर करने के बाद इसके अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, मतलब वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। सो देन इस फीड स्टॉक जो है ना वो इसके फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं। सो जब इसके अंदर टेम्परेचर आप बढ़ा दिया जाता है और एयर को रिमूव करते हैं और केमिकल डिकम्पोज हो जाता है, तो इसका मतलब जो आपके जो पास जो ओरिजिनल शेप है, वो ओरिजिनल जो फिज़िकल फेस है वो चेंज हो सकती है टू अनदर फिज़िकल फेस, एंड केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो सकता है। सो दैट्स वाई इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो एक बार जब केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल फेस चेंज हो गया तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं आ सकती। सो इट इज़ द इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो द प्रोडक्ट ऑफ पायरोलिसिस इंक्लूड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड चार with the proportion of each depending on the parameter of the process. So इसके अंदर से गैस भी निकल सकता है, which is the product should be gas, लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड होगा तो इसको आप दोबारा से एज ए फीड स्टॉक जो है ना आप यूज़ करते हैं और दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। बट गैस होगी तो आपको गैस एज ए प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, व्हाट इज़ पायरोलिसिस? पायरोलिसिस में आप क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स को केमिकली डिकम्पोज करते हैं विद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन हाई टेम्परेचर अबव 430 डिग्री सी, 30 डिग्री सी पे अबव जब करते हैं और कंटेनर में से आप ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। सो इन दिस वे दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ पायरोलिसिस।
It simultaneously involved the change in physical phase and chemical composition and physical phase में ये change हो जाता है. So ये also a reversible process है. फर्दर ये है कि इसके जो प्रोडक्ट है वो इधर गैस हो सकती है, लिक्विड एंड सॉलिड भी हो सकती है. सो अब गैस होगा तो इस गैस को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी डायरेक्टली. लिक्विड और सॉलिड होगा तो इसको आप दोबारा से एज ए फीड स्टॉक यूज़ कर सकते हैं और इसको रीयूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एनर्जी. सो नेक्स्ट है एनारोबिक डाइजेशन और सिंपली बायोडाइजेशन. एनारोबिक डाइजेशन, व्हाट इज एनारोबिक डाइजेशन? Anaerobic digestion or simply biodigestion is the process of anaerobic process by which organic matter such as animal and food waste is broken down to produce biogas and biofertilizer. इसको आप क्या करते हैं कि एनिमल एंड प्लांट फूड वेस्ट को आप क्या करते हैं कि ब्रोक डाउन करते हैं. The methane gas can be captured to produce energy. Similarly, the solid residue can also be burned to produce energy. So इसमें क्या होता है कि मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है. सेम वही प्रोसेस होता है जो कि गैसिफिकेशन एंड प्रोडक्ट्स में होता है. गैसिफिकेशन में क्या हो रहा था कि आप हाई टेम्परेचर पे बर्न कर रहे थे, ठीक है जी, विदाउट कंबशन. हाई टेम्परेचर को हाई कर रहे थे लेकिन कंबशन नहीं कर रहे थे. हाई टेम्परेचर करने के बाद इसके चैम्बर से जो हीट रिमूव हो रहा है उसको आप यूज़ कर रहे थे एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. पायरोलिसिस में क्या हो रहा था कि आप इसके पायरोलिसिस में क्या हो रहा था कि आप इसके अंदर क्या कर रहे थे, केमिकल डिकम्पोज हो रहा था. ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ना केमिकल डिकम्पोज हो रहे थे और देन उस चैम्बर में से आप ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे थे. एंड विद वैक्यूम जो है ना, इन दी प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम आप पूरे प्रोसेस कर रहे थे. एनारोबिक डाइजेशन क्या हो रहा था कि इसमें एनारोबिक डाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक मैटर सच एज एनिमल और फूड वेस्ट इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस बायोगैस. आप इसको ब्रोकन डाउन करते हैं. सो द मीथेन गैस कैन बी कैप्चर्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी. Similarly, the solid residue can also be burned to produce energy. The word anaerobic actually means in the absence of oxygen. So ये भी यहाँ भी क्या हो रहा था कि in the absence of oxygen आप इसके अंदर क्या कर रहे थे, इसको कुछ टाइम के लिए रखते हैं. सो मैटर नहीं करता कि इसके अंदर टेम्परेचर आप कितना रखते हैं. सो इसको कुछ टाइम के लिए रखते हैं तो इसकी क्या होगा कि ये ब्रोक डाउन होगा. सो कोई यूजेज की टाइम बाई टाइम क्या होगा कि ब्रोक डाउन होने के बाद इसके अंदर से मीथेन गैस रिमूव होगा और मीथेन गैस आप एक्यूमुलेट करके कैप्चर करके आप इसको सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर हीटिंग पर्पस एंड फॉर अदर पर्पस आप यूज़ कर सकते हैं. सो इसके अंदर क्या हो रहा है, कंक्लूड करता हूँ स्लाइड को. आप फीड स्टॉक को इंटर करते हैं. इसके अंदर इंटर करने के बाद आपने इसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपने रिमूव कर दिया. आप फिर उसके बाद इसको कुछ टाइम के लिए रखते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी इसके टाइम होता है, वो डिपेंड करता है कि फीड स्टॉक आप कौन सा रखा हुआ है. तो रखने के बाद आप क्या करते हैं कि इसके अंदर से मीथेन गैस जो है ना वो रिमूव होता है. तो मीथेन गैस रिमूव होने के बाद आप इसको गैस को एक्यूमुलेट करके आप एक जगह कंबाइन करते हैं एंड देन दे यूज़ दिस मीथेन गैस एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. So last है fermentation. Fermentation involves the conversion of plant glucose carbohydrate into alcohol or acid. ठीक है जी. इसमें क्या हो रहा था कि प्लांट ग्लूकोज को आप अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट करते हैं. फर्मेंटेशन बहुत ही फेमस प्रोसेस है. फर्मेंटेशन प्रोसेस इज़ वेरी फेमस. इसमें क्या हो रहा है कि होता क्या है कि प्लांट ग्लूकोज को यानी कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट को आप अल्कोहल और एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं. यीस्ट और बैक्टीरिया आर एडेड टू बायोमास मटेरियल विच फीड ऑन शुगर टू प्रोड्यूस एथेनॉल एंड अल्कोहल और कार्बन मोनोऑक्साइड. सो फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है कि प्लांट ग्लूकोज को आप प्लांट के हाई कार्बोहाइड्रेट्स को आप अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं. सो साथ साथ आप क्या करते हैं, यीस्ट या फिर बैक्टीरिया को, यीस्ट इज़ द काइंड ऑफ बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया को या फिर यीस्ट को
आप ऐड करते हैं इस प्रोसेस के दौरान, विच फीड ऑन शुगर एंड प्रोड्यूस इथेनॉल। सो इसके रिजल्ट में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द इथेनॉल इज डिस्टिल्ड एंड dehydrated to obtain a high concentration of alcohol to achieve the required purity of for the use of automotive fuel। सो इथेनॉल को डिस्टिल्ड किया जाता है एंड डिहाइड्रेट किया जाता है टू ऑब्टेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है कि आप प्लांट के ग्लूकोज को, प्लांट के कार्बोहाइड्रेट्स को आप अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट और बैक्टीरिया। सो जो रिजल्ट में जो आपके पास जो इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है, सो वो इतना, इसकी कंसनट्रेशन इतनी अच्छी नहीं होती है। सो उसको डिस्टिल किया जाता है एंड डिहाइड्रेट किया जाता है। दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस, डिस्टिल एंड डिहाइड्रेट। उसको ये क्या होता है कि ये अलग टॉपिक है। सो आप ये याद रखिएगा कि इसको डिस्टिल करते हैं एंड डिहाइड्रेट करते हैं टू ऑब्टेन हायर कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अचीव रिक्वायर्ड प्योरिटी टू यूज ऑटोमेटिव फ्यूल। इथेनॉल जो है ना वो ऑटोमेटिव फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन इसको डिहाइड्रेट और डिस्टिल किया जाता है। सो द सॉलिड रेजिड्यू from the fermentation process can be used as cattle feed in the presence in the case of sugar cane, and can be used for boilers for subsequent gasification। और इसको बॉयलर में भी यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द फर्मेंटेशन प्रोसेस। एक चैम्बर है, फीड स्टॉक है, इसको इंटर करने के बाद, यहाँ पे इंटर करने के बाद क्या करते हैं कि आप यानी फीड स्टॉक क्या होता है कि फीड स्टॉक क्या है कि यहाँ पे प्लांट ग्लूकोज, फीड स्टॉक इज जस्ट प्लांट ग्लूकोज को, प्लांट कार्बोहाइड्रेट को आप इस चैम्बर में इंटर करते हैं एंड यीस्ट इन विद द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट या विद द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इसको इथेनॉल में, अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। सो फर्दर इथेनॉल जो आपके पास इस यहाँ से जो कन्वर्ट होता है इसको फर्दर डिस्टिल किया जाता है एंड डिहाइड्रेट किया जाता है टू ऑब्टेन हाई कंसनट्रेशन। यानी कि इसके अंदर से जो आपको जो अल्कोहल मिल रहा होता है वो डायरेक्टली आप ऑटोमेटिक फ्यूल में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको डिस्टिल करना पड़ता है एंड डिहाइड्रेट करना पड़ता है। सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस स्लाइड। सो एडवांटेजेस, बायोमास इज ऑलवेज वाइडली अवेलेबल एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इट इज़ कार्बन न्यूट्रल, it reduces the over reliance of fossil fuels। सो फॉसिल फ्यूल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फॉसिल फ्यूल के रिप्लेसमेंट में जब आप बायोगैस या बायो एनर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आपको पता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो लेकिन इसको रिन्यूएबल एनर्जीज में से जो बायोमास है उसकी कॉस्ट बहुत कम है। बायोमास प्रोडक्शन एड्स रेवेन्यू sources of for the manufacturer, less garbage in landfill। सो आप obvious सी बात है कि आप इसको वेस्ट को आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको आप रीयूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एनर्जी। सो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप वेस्ट को कम कर रहे हैं, वेस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। सो कंक्लूडिंग दिस साइड, biomass is always and widely available as renewable energy sources। It is carbon neutral, it reduces the over reliance of fossil fuel, it is less expensive than fossil fuel। Biomass production adds revenue sources of manufacturers। Disadvantage क्या है, biomass energy is not efficient as fossil fuels। It is not entirely clean, can lead to deforestation। Biomass plant require lot of space। So biomass is energy, although ये फ़ायदेमंद है कुछ मामलों में, लेकिन ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट है नहीं जितना फॉसिल फ्यूल है। It is not entirely clean, जो entirely clean नहीं होते and can lead to deforestation हो सकती है। So प्लांट को ब्रीड करने के लिए आप क्या करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन करते हैं और ब्रीड करते हैं एंड देन जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि और उसको हम आप यूज़ कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एज ए
फीड स्टॉक आप यूज़ करते हैं, सो डिफॉरेस्टेशन, देयर इज़ द हाई पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बायोमास प्लांट रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस, इसके लिए स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ये आउट ऑफ द सिटी, यानी प्लांट सिटी के अंदर कभी भी ये पॉसिबल है नहीं, तो आउट ऑफ द सिटी इसको ये पूरा प्लांट जो है ना वो लगाना पड़ता है, वो आउट ऑफ द सिटी लगाना पड़ता है। So this is the end of today's lecture. We have discussed about the different processes of biomass, like pyrolysis, biodigestion, combustion, fermentation in details. So this is the end of today's lecture.